धरती धरना अपना भाग दो। चाची के जाने के बाद काली कुछ समय तक खाट पर लेटा रहा। 6 वर्ष के बिछोह ने उसके मन में गांव और गांव वालों के प्रति अजनबीपन सा पैदा कर दिया था। यह सोच उसे डर लगता कि थोड़ी ही देर में मोहल्ले की स्त्रियां, बच्चे और मर्द उसके घर जमा हो जाएंगे और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे। काली प्रसन्न होने के बजाय बहुत बेचैन था और चाहता था कि यह घड़ी किसी तरह टल जाए तो अच्छा है। वह खाट पर लेटा करवटें बदल रहा था। रात भर जागते रहने के बावजूद नींद उससे कोसों दूर थी। जब लेटे लेटे उसका मन उब गया और बेचैनी और भी बढ़ने लगी तो वह ऊपर उठकर अपने कोठे की छत पर आ गया। बोदी सीढ़ी के आखिरी डंडे पर खड़ा वह सामने देखने लगा। चमादड़ी के कोठों से पूरे दूर चमादड़ी के कोठों से परे दूर तक खुले खेत फैले हुए थे। बाईं ओर चौ की चमकती रेत थी। चौ के दानों दोनों ओर बांध बना दिए गए थे। इन्हें देख काली को हैरानी भी हुई और खुशी भी। चमादड़ी के पास ही चौ के परले किनारे पर बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ तकिया यानी कि चौपाल था। दाईं ओर मंदिर और महाजनों के मकान और चौबारी थी। उनसे परे स्कूल और नंबरदारों के मकान और हवेलियां थी। पश्चिम में गप्पियों, भूदियों, मिट्ठों और चुनौतियों के मोहल्ले थे। काली ने सीढ़ी के पास ही छत पर खड़े होकर चमादड़ी के कोठों पर नजर दौड़ाई। मटमैले रंग के कच्चे और छोटे छोटे कोठे चौक के दाएं किनारे तक फैले हुए थे। मोहल्ले के अंदर एक छोटा सा चौगना था जिसके बीचों बीच एक बेरी थी। चमादड़ी में एक ही लंबी और तंग गली थी जो सारे मोहल्ले में कहीं सीधी और कहीं बल खाकर घूम जाती थी। उसमें से केवल एक छोटी सी गली निकलती थी जो बाबे फत्तू, ताए बसंती इत्यादि के घरों के सामने से होकर चौ में जा निकलती थी। मोहल्ले के बाहर गोबर और कूड़े के ढेर थे और एक दो छोटे छोटे छप्पड़ भी जिनका पानी मई की धूप से खुश्क हो चुका था। वह चमादड़ी के कोठों को देखने लगा। पूरे मोहल्ले में एक भी ऐसा कोठा नहीं था जिसमें पक्की ईंटें लगी हों। पिछली बरसात के बाद इनकी अभी पुताई नहीं की गई थी, इसलिए वे कमजोर और उनकी दीवारें खुरदरी नजर आ रही थी। लगभग प्रत्येक घर से ओपलों का कड़वा धुआं अलसाया सा ऊपर उठ रहा था। मोहल्ले में सुबह के समय भी खामोशी छाई हुई थी, जिसे कभी किसी मर्द की गाली, किसी औरत की चीखती हुई आवाज या किसी बच्चे की आह पुकार तोड़ देती थी। काली को गली में चाची बधाइयां की आवाज सुनाई देने लगी तो वह नीचे उतर आया। यह सोचकर उसका दिल कांपने लगा कि अगले ही क्षण मोहल्ले की स्त्रियां और बच्चे धावा बोलकर उसके कोठे में घुस आएंगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों के आने पर वह उनसे कैसे और क्या बात करे। गली में चाची बधाइयां की आवाजें प्रतिक्षण निकट आ रही थी और काली की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। काली के पास सबसे पहले उसके पड़ोसी निक्कू की पत्नी प्रीतु आई। वह गली में से ही उसे पुकारने लगी, बे काली, बे तू आ गया। वह जब अंदर आ ही गई तो काली उसके पांव की ओर झुकता हुआ बोला, चाची मत्था टेकता हूँ। जुग जुग जियो। कह प्रीतु ने अपना हाथ काली के सिर की ओर उठा दिया। यह देख काली ने गर्दन झुका दी। काली सीधा खड़ा हो गया तो प्रीतो ने उसे भरपूर नजरों से देखा। काली ने भी उस पर ध्यान से निगाह डाली। प्रीतो का शरीर ढल चुका था लेकिन उसके रखरखाव में कोई अंतर नहीं आया था। उसके मसूड़ों पर रंगदार दातून किया हुआ था और वे यूं दिखाई दे रहे थे जैसे रबड़ के बने हुए हों। नाक में कोके और थोड़ी पर कृत्रिम तिल का रंग फीका पड़ गया था। काली ने निगाहें दूसरी ओर फेरते हुए पूछा, चाची ठीक ठाक हो ना? चाची ठीक है। लच्छो, अमरू और सभी ठीक है? काली ये सब पूछ ही रहा था कि एक साथ ही 7 बच्चे अंदर घुस गए। उसने उनमें से 3 बच्चों लच्छो, अमरू और नाथी को तो पहचान लिया, लेकिन बाकी उसके लिए अजनबी थे। वह आगे बढ़कर अमरू को बाजुओं में उठाता हुआ बोला, सुना अमरू, तू तो वैसा का वैसा घिसा हुआ छटाकी पहलवान ही है। फिर उसने लच्छो की ओर देखते हुए कहा, लच्छो क्या हाल है? तू तो बहुत बड़ी हो गई। लच्छो ने मुस्कुराते और शर्माते हुए मुंह दूसरी ओर फेर लिया। चाचा तो काम पर गया होगा। काली ने प्रीतो की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, काम पर वह कहाँ जाता है? वह तो चौधरी पंचायत में बैठता है। तकिए से उठा तो शाह की दुकान पर जा बैठा, वहां से उठा तो किसी और के थड़े पर धरना दे दिया। प्रीतो ने नफरत से कहा, क्या उसने अफीम छोड़ दी? कहाँ, अब तो वह पोस्त भी पीने लगा है। वह साल भर डेरे वाले महंत के पास रहा, वहां से पोस्त पीना सिखाया। प्रीतो ने उत्तर दिया। काली ने छोटे छोटे बच्चों पर निगाह डाल प्रीतो की ओर देखा तो वह हंसती हुई बोली, ये सारी फौज मेरी ही है। घर से बाहर निकलती हूँ तो मोए लश्कर बनाकर मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। इतनी देर में जीतू और उसकी माँ निहाली आ गए। काली निहाली के पाँव की ओर झुकता हुआ बोला, ताई मत्था टेकता हूँ। फिर उसने जीतू को अपने बाजुओं में लेकर जोर से खींच लिया और कुछ क्षणों के पश्चात उसे छोड़ता हुआ बोला, सुना जीतू, ठीक हो ना? हाँ, तू अपनी सुना। तू कहाँ रहा इतनी देर? हम तो तेरी इंतजार में औसियां डाल डाल हार गए। जीतू ने काली के तगड़े सुडौल और गठे हुए शरीर को निहारते हुए कहा। जीतू के सख्त और प्रौढ़ शरीर को देख काली को महसूस हुआ कि बालपन के बाद जीतू पर यौवन और बुढ़ापा एक साथ ही शुरू हो गए हैं। प्रीतो काली की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखती हुई जीतू से बोली, जीतू तू भी शहर को चला जा, काली की तरह मोटा ताजा होकर वापस आ जाना। खुराक तो गाँव में भी शरीर बन जाता है, रूखी रोटी खाकर तो शरीर बनेगा नहीं। ताई निहाली ने कहा। अच्छा काली, मैं घास ले आऊं, दोपहर को आराम से बैठ गप लड़ाएंगे। जीतू ने काली के कंधे थपथपाते हुए कहा और बाहर निकल गया। काली के घर में स्त्रियों और बच्चों की भीड़ प्रतिक्षण बढ़ रही थी। वह हर औरतों के पांव की ओर झुककर मत्था टेकता और बच्चों को बाहों में उठाकर प्यार करता। जब बंतू की पत्नी प्रसन्नी आई तो काली उसे पहचान न सका। वह उसके पांव की ओर भी झुका तो प्रीतो उसे डांटती हुई बोली, फूट, तू यह क्या कर रहा है? यह प्रसन्नी है, बंतू की घरवाली, तू इसका जेठ लगता है, उल्टा ये तेरे को मत्था टेकती। यह सुन काली लज्जित सा हो गया और प्रसन्नी ने दबी दबी हंसी के साथ छोटा सा घूंघट निकाल लिया। काली औरतों के मैले कुचले फटे पुराने कपड़ों और नाक सुड़सुड़ाते नंग धड़ंग बच्चों को देखता हुआ सोचने लगा कि वह किस दुनिया में आ गया है। कई औरतें और बच्चों की पलकें गुलाबी थीं और उन पर एक भी बाल नहीं था और उनसे निरंतर पानी बह रहा था।
उनके शरीरों और कपड़ों से पसीने की ऐसी दुर्गंध आ रही थी जिससे काली अपना परिचय खो चुका था। बच्चे चकित होकर काली को देख रहे थे। जब वह किसी को पुचकारता तो वह शर्मा कर अपनी माँ की टांगों से लिपट जाता। कोई बुजुर्ग औरत उसे प्यार से कहती, जा बेटा यह तेरा ताया है। काली ने ये शब्द इतनी बार सुने कि उसे विश्वास सा होने लगा कि इस मोहल्ले में उसके सिवा सबका ब्याह हो चुका है। चाची प्रतापी शक्कर बांटकर वापस घर पहुंची तो एक बार फिर चाची बधाइयाँ प्रतापी बधाइयाँ की आवाजें एक साथ गूंज गई। सब औरतों ने अपने अपने दुपट्टे के पल्लू से मुट्ठी भर अनाज खोला और काली के सिर से बार कर उसकी बलाएं ली। उसके तगड़े और जवान शरीर को देखकर कई औरतों को अपनी कंवारी युवा भतीजी, भांजी, बहन या मैके की किसी जवान लड़की की याद आने लगी और उनका जी चाहा कि उसका रिश्ता काली से निश्चित हो जाए। सब औरतों ने चोरी छिपे खाट के नीचे पड़े काली के ट्रंक को देख लिया था और वे उसमें पड़ी वस्तुओं के बारे में अपने अपने अनुमान लगा रही थी। हर एक उसी हिसाब से काली को यह जताने की कोशिश कर रही थी कि उसकी अनुपस्थिति में उसने चाची की बहुत देखरेख की है। ताई निहाली ने काली का माथा चूमते हुए कहा कि जीतू और काली आयु में बराबर और भाई है। यह सुन प्रीतो भी सबको संबोधित करती हुई बोली, काली तू तड़के ही पहुंच गया था ना? हाँ चाची, तुम्हारी आवाज सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि भाभी के साथ कौन बातें कर रहा है। जब मैंने तेरे चाचे की खाट की ओर झांका तो वह खाली थी। मैंने समझ लिया कि भाभी का हालचाल और कामकाज पूछने गया होगा। रोज सवेरे उठते ही नियम से वह पहले भाभी के पास जाता था। बुजुर्ग स्त्रियां काली के ट्रंक के बारे में फुसर फुसर कर रही थीं और बंतुओं की पत्नी प्रसन्नी, नंद सिंह की बेटी पाशो और प्रीतो की बेटी लच्छो बाकी औरतों से अलग एक कोने में खड़ी थी। उन्होंने आपस में कोई बात की और खिलखिला हंस पड़ी। पहले तो किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वे हंसी के मारे लोटपोट होने लगी तो प्रीतो नाक सिकोड़ती हुई बोली, री तुम्हें क्या हो गया है? क्यों हिड़हिड़ कर रही हो? जब ये तीनों हंसी से दोहरी होने लगी तो सबका ध्यान उनकी ओर चला गया और एक साथ कई आवाजें आईं। क्या हो गया है तुम्हें? प्रसन्नी 2 बच्चों की माँ बन गई है और तीसरा पेट में लिए घूम रही है, लेकिन इसकी छोकर खेल खत्म नहीं हुई। प्रसन्नी प्रसन्नी पर इस कटाक्ष का भी कोई असर नहीं हुआ। हंसते-हंसते उसका चेहरा ऐसा लाल हो गया जैसे उसमें से खून फूट पड़ेगा। प्रीतो उसके कंधों को झकझोरती हुई बोली, री अकेली ही हंस रही है, हमें भी कुछ बता। जब प्रसन्नी ने कुछ नहीं बताया तो प्रीतो ने अपनी बेटी को झिड़कते हुए उससे पूछा। लच्छो का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह अपने आप को सिकुड़ती और समेटती प्रसन्नी की ओर संकेत करती हुई बोली, यह कहती है कि काली को जल्दी से जल्दी ब्याह कर लेना चाहिए। यह कहकर लच्छो चुप हो गई, परंतु प्रीतो समझ गई कि प्रसन्नी ने आगे क्या कहा होगा। उसे क्रोध तो बहुत आया, लेकिन वह हंसती हुई ऊंची आवाज में बोली, ठीक तो है, काली अब ब्याह नहीं करेगा तो क्या बुढ़ा होकर करेगा? इसके साथियों के तो 3-3 बच्चे हैं, बाहर ना जाता तो अब तक शायद इसके 4 बच्चे होते। दूसरी औरतों ने कहा, मेरे जीतू और काली के तो लगन ही ढीले हैं। ताई निहाली उदास स्वर में बोली, काली एक बार कहे तो सही, शाम तक इसकी शादी करा दूं। प्रीतो मटक कर बोली, फिर सबको इशारा करती हुई घुड़ियां गाने लगी। उसके साथ ही बाकी औरतें भी मिल गईं। प्रसन्नी ने अपने घर से लाल रंग का दुपट्टा लाकर चाची के सिर पर रख दिया। उन्होंने चाची को घसीटकर बीच में बिठा लिया और वे सब इस तरह जोर से गाने लगी जैसे सचमुच काली का ब्याह रचा हो। प्रीतो ने चाची का पानी का घड़ा खाली कर दिया और ठीकरी से थाप देने लगी। ताई निहाली सबको बोल उठाने का संकेत करती हुई गाने लगी, जिस दिहाड़े मेरा काली ने जमिया सोई दिहाड़े भाग्य भरिया। जिस दिन मेरे काली ने जन्म लिया वह दिन हमारे लिए बहुत शुभ था। सब स्त्रियां घड़े के गिर्द बैठ गई और झूम झूम कर गीत गाने लगी। साढ़े 9 में साजन घर आए सलोनी दे नैन भरे, सानू की वस्तु ललाए सलोनी दे नैन भरे, सानू गरीते चुवारा लयाए सलोनी दे नैन भरे, सानू कुड़मी दी जोरू लयाए सलोनी दे नैन भरे। काली यह गीत सुनकर कभी हंसने लगता और कभी छेक कर मुंह छिपा लेता। उसका अजनबीपन दूर हो गया था और वह इस तरह प्रसन्न था जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा लोरियां सुन सुन चहक रहा हो। तीसरा भाग, गली में कई लोग दगड़ दगड़ करते हुए गुजरे तो काली की आंखें खुल गईं। उसने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा और करवट बदलकर फिर सो गया। लेकिन जब एक साथ कई आवाजें आई और उन पर एक बहुत ही भयानक चीख छा गई तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। नजदीक ही मकान की छत पर खड़ी एक स्त्री ने ऊंचे स्वर में खबर दी, चौबारे वाला चौधरी गालियां दे रहा है, पता नहीं किसकी शामत आई है, सब लोग चौगान में चले गए हैं। काली उठकर चारपाई पर बैठ गया और उन आवाजों को ध्यान से सुनने लगा। कोई फर्र फर्र गालियां दे रहा था। फिर किसी के गिड़गिड़ाने की आवाज आई, चौधरी जी मेरा कोई कसूर नहीं है, आप मुझे। किसी के सिर पर चटाक चटाक जूते पड़ने की आवाज आई और साथ ही यातना भरी एक चीख गूंजी, हाय मैं मर गया, मुझे बचाओ। चमादड़ी में ऐसी घटना कोई नई बात नहीं थी, ऐसा अक्सर होता रहता था। जब किसी चौधरी की फसल चोरी हो जाती, बर्बाद कर दी जाती, चमार चौधरी के काम पर न जाता या फिर किसी चौधरी के अंदर जमीन का मलकियत का एहसास जोर पकड़ लेता तो वह अपनी खास बनाने और चौधर मनवाने के लिए इस मोहल्ले में चला आता। जब चीखें दोबारा गूंज उठी तो काली पांव में जूता घसीटता हुआ गली में आ गया। चाची उसे रोकती रही, लेकिन वह चौगाना की ओर बढ़ गया। वहां मोहल्ले के बहुत से मर्द कमान बनाकर खड़े थे। बीच में चौधरी हरनाम सिंह बाएं हाथ की 2 उंगलियों से तहबंद का पल्लू थामे हुए खड़ा गालियां दे रहा था। कोठों की दीवारों और दरवाजों के साथ मैली कुचैली स्त्रियां भयभीत बच्चों को छातियों से लटकाए अपनी टांगों में दबाए चौधरी और अपने मोहल्ले के मर्दों को देख रही थी। बूढ़े और जवान सब ऐसे सिर झुकाए हुए थे जैसे राजा के दरबार में खड़े हों। उनके मैले तांबे के रंग के शरीर मंद हवा में हिल रहे पत्तों की तरह कांप रहे थे। चौधरी हरनाम सिंह सबको गालियां दे रहा था, लेकिन उनके मुंह पर ताले पड़े थे। उनमें से कुछ लोग कभी कभार गाली सुनकर हंस पड़ते जैसे उन पर फूल फेंका गया हो। संतू बाकी लोगों से जरा आगे खड़ा सिर झुकाए जमीन को घूर रहा था। चौधरी ने उसे गाली देकर पुकारा तो वह ढिठाई से हंसने लगा। यह देख चौधरी का क्रोध और भी बढ़ गया और वह कड़कती हुई आवाज में बोला, इधर आ संतू के पुत्र। संतू अपनी जगह पर खड़ा ही बोला, चौधरी जी मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो
वह भी अपनी बात पूरा भी न कर पाया था कि चौधरी ने कदम बढ़ाकर उसे अपने पास घसीट लिया। फिर चौधरी ने उसकी गर्दन मरोड़ उसका मोड़ बना दिया और जूते मारने लगा। संतू बिलख उठा, चौधरी जी मेरा कोई कसूर नहीं। जब उसके सिर पर 2-4 और जूते पड़े तो वह दहाड़ने लगा, हाय मैं मर गया, मुझे बचाओ, सच बता जानवरों को मेरे खेत में क्यों हाँका था? चौधरी जी जिसकी जी चाहे सौगंध दे दो, मैंने यह काम नहीं किया, संतू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। चौधरी जब अपना हाथ ऊपर उठाता तो संतू अपने दोनों हाथ सिर पर रख जोर-जोर से चीखने लगता। चौधरी को उस पर शायद दया आ गई या वह थक गया। उसने जूते नीचे फेंक दिया और संतू को पाँव से ठोकर मारता हुआ तिरस्कार से बोला, कुत्ते की औलाद, हड़बौग तो ऐसे मचा रहा है जैसे सूली पर चढ़ा दिया हो। चौधरी चमारों की ओर देखता हुआ दुख और क्रोध भरे स्वर में बोला, दिन रात पानी देकर मकई की अगेतरी फसल उगाई थी। खेत लहलहाने लगा तो किसी मजदूर ने उसमें जानवर हाँक दिए। सब लोग सांस रोके चौधरी की नजरों से बचने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे डर के मारे अपनी माताओं के पीछे जा छिपे थे। काली मजमे से हटकर बेरी के नीचे खड़ा काले और मैले शरीरों को देख रहा था जो इत्मीनान से गालियां सुन और मार खा रहे थे। चौधरी हरनाम सिंह ने वहां खड़े हर आदमी को संबोधित करते हुए रौब से कहा, सच सच बता दो, नहीं तो सारे मोहल्ले को इसी चौगाने में नंगा लिटाकर जूते लगाऊंगा। मंगू मजमे से बाहर चौधरी के पास खड़ा था। वह जीतू की ओर देखकर बोला, जीतू तू कल दिया बत्ती के समय कहाँ था? जीतू ने मंगू की ओर घूर कर देखा और तुनक कर बोला, तू कौन है पूछने वाला? यह कह जीतू सहम गया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा ताकि चौधरी की नजरों से ओझल हो जाए। मंगू चौधरी को संबोधित करता हुआ बोला, चौधरी जी कल दिन ढले मैंने जीतू को आपके कुएं की ओर जाते देखा। उस समय इसके हाथ में लाठी भी थी। यह सुन चौधरी ने मजमे में खड़े हर आदमी पर नजर दौड़ाते हुए पूछा, कहाँ है जीतू? फिर उसे देख चौधरी क्रुद्ध स्वर में बोला, इधर आ जीतू के। जीतू घृणा और क्रोध से मंगू को देखता हुआ चौधरी की ओर बढ़ गया और उसके सामने जा खड़ा हुआ। क्या तूने जानवर को खेत की तरफ मोड़ा था? उसने रौब से पूछा। चौधरी जी दियाबत्ती के समय मैं छज्जू शाह के लिए कोयला लेने गढ़ी के भट्टे पर गया हुआ था। आप शाह से पूछ लें, जीतू ने हकलाते हुए उत्तर दिया। कोयले के पुत्र, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। साथ ही चौधरी ने उसे मोटी सी गाली दी। जीतू ने कोई उत्तर नहीं दिया और मजमे में खड़े एक एक आदमी की ओर देखने लगा ताकि उनमें से कोई एक तो हामी भरे कि वह सचमुच गढ़ी के भट्ठे पर गया हुआ था। मजमे से उसकी नजरें फिसलती हुई बेरी के नीचे खड़े काली पर जा टिकी। वह उसे देख मुस्कुराने लगा और यह भूल गया कि वह चौधरी के सामने जवाब तलबी के लिए खड़ा है। वह मुस्कुराता हुआ काली की ओर बढ़ने लगा, लेकिन चौधरी की गालियों के बौछार ने उसे चौंका दिया। कुत्ता चमार यूं खड़ा है जैसे यहाँ गर्दावरी करने आया हो। चौधरी ने आगे बढ़कर जीतू को गर्दन से पकड़ लिया। उसने गर्दन अकड़ा दी और तो चौधरी गुस्से से फुकारने लगा, कुत्ते के पुत्र, तेरी फसल में जानवर क्यों तूने मेरी फसल में जानवर क्यों हाके? कह जो दिया मैंने नहीं हाके थे। जीतू ने उदंड स्वर में कहते हुए गर्दन छुड़ाने की कोशिश की। यह देख मंगू बोला, चौधरी जी आजकल यह पहलवानी भी करता है। पहलवानी का जोर तो एकदम निकाल दूंगा, मुश्के बांध उल्टा लटका दूंगा और चमड़ी उधेड़ दूंगा। चौधरी ने बहुत गुस्से से कहा और हाथ में मजबूती से जूता पकड़ बोला, हराम की औलाद, जानवरों को मेरे खेत में क्यों हाका था? चौधरी ने अपना प्रश्न 2-3 बार दोहराया। जब जीतू ने कोई उत्तर नहीं दिया तो मंगू बोला, तो क्या गूंगा हो गया है जो जवाब नहीं देता? चौधरी जी इतनी देर से पूछ रहे हैं। मंगू के बाद निक्कू ने भी यही बात कही तो कई और लोग भी बोल उठे, लेकिन जीतू फिर भी चुप रहा और इस तरह बेनियाजी से इधर उधर देखता रहा जैसे लोग उसकी वजह किसी और से पूछ रहे हों। चौधरी को जीतू की खामोशी बहुत अपमानजनक लगी। उसने आगे बढ़कर उसकी गर्दन झुकानी चाहिए, लेकिन जब जीतू गर्दन अकड़ाने लगा तो चौधरी भड़क उठा। उसने गालियां देते हुए अपने तहबंद को अच्छी तरह कसकर बांधा और झटका देकर जीतू की गर्दन झुका ली और ताबड़तोड़ जूते मारता हुआ बोला, तेरी मौत तुझे बुला रही है जो तू मुझे अपना जोर दिखाने लगा है। जब चौधरी मारता मारता थक जाता तो हाथ रोक हाँफता हुआ पूछता, बता तूने जानवरों को मेरे खेत में क्यों हाँका था? फिर वह थूकता हुआ कहता, मकई का एक डंठल तक नहीं बचा, 2 घुमाओं का पूरा खेत उजड़ गया। जीतू फिर भी कुछ नहीं बोला, केवल क्रोध भरी नजरों से चौधरी की ओर देखता रहा। चौधरी ने उसे उसके सिर पर जूता मारने के लिए फिर हाथ उठाया तो जीतू ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। यह देख चौधरी आग बबूला हो गया। उसने जीतू को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसके सारे शरीर पर ठुंड मारता हुआ चीख कर बोला, तेरी यह मजाल, सामने हाथ उठाता है, तेरी मैं बोटी बोटी कर दूंगा। चौधरी ठुंड मार मार कर थक गया और हाँफता हुआ एक कदम पीछे हट गया। जीतू ने मुंह ऊपर उठाया तो वह खून से लथपथ था और उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। यह देख चौधरी ठिठक गया, लेकिन अपनी घबराहट को छिपाता हुआ रौब से बोला, इस बार मैं तुम्हें माफ किए देता हूँ, फिर ऐसी हरकत की तो सीधा जेल भिजवाऊंगा। जीतू के मुंह और नाक से खून की बूंदें टप टप गिर रही थी। सब देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे उठाकर घर ले जाए। मजमे में किसी ने धीमे स्वर में कहा, चौधरियों से क्या मुकाबला, उनके सामने अकड़ फूं कैसी, पाँव पड़ जाता तो इतनी मार से बच जाता। सब लोग भयभीत से उसकी ओर देख रहे थे। एक दो औरतें जीतू के घर की ओर भाग गईं और उसकी मां निहाली को बुला लाई। वह जीतू के नाक और मुंह से खून देखकर जोर जोर से रोने लगी और अपने सिर पर 2 हत्थड़ मारकर बोली, मोया तू पैदा होते ही क्यों न मर गया, अभी तेरे प्राण निकल जाते तो अच्छा होता। फिर वह सिर पीटने लगी और जीतू को चौधरियों के पांव की ओर ढकेलती हुई बोली, चौधरी एक बार ही इसका खात्मा कर दे, रोज रोज का क्लेश तो मिट जाएगा। किसी की फसल कट जाए तो चोर जीतू, किसी का कोई नुकसान हो जाए तो जिम्मेदार जीतू। ताई निहाली को चौधरी पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन वह उसे प्रकट करने में असमर्थ थी। बेबसी के एहसास ने उसके धैर्य के रहस्य बंध भी तोड़ दिए और वह अपने मृत माँ बाप और पति को याद करती हुई विलाप करने लगी। ताई निहाली को बुरी तरह रोते पीटते और बावेला करते देख चौधरी बेजारी से बोला, भाई अगर इस हराम की औलाद से इतना ही लाड है तो इसे अक्ल भी दिया कर। इस हराम के तुखम ने मेरी 2 घुमाओ मकई मिट्टी में मिला दी। यह सुन मंगू भी ताई निहाली को डांटता हुआ बोला, इस बुढ़ी ने तो इसे सिर पर चढ़ा रखा है, माँ को डरा लेता है तो समझता है कि सारा जहान इससे डरता है। भाई ज्यादा टटर ना कर, इसे उठाकर घर ले जा। प्रीतो मोहल्ले की औरतों में सबसे आगे खड़ी थी। वो मटकती हुई बोली, रंडी का पूत सौदागर का घोड़ा, जो करे सो ही थोड़ा। जीतू तो आग की नाल है, नाल कहीं लगाता है तो कहीं बुझाता है।
जब चौधरी ने जूता पाँव में पहन लिया और तहबंद को ढीला छोड़ दिया तो आसपास खड़े लोग समझ गए कि अब वह किसी और की मार पिटाई नहीं करेगा। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर जीतू को सहारा देकर खड़ा किया। ताई निहाली रोती और जीतू को गालियां देती हुई उसे घर की ओर ले जाने लगी। लोगों ने एकदम रास्ता छोड़ दिया और कई औरतें और बच्चे उसके आगे पीछे चलने लगे। औरतों की झुरमुट में खड़ी मंगू की बहन ज्ञानू ने तीखी आवाज में चौधरी को गाली दी तो उसकी माँ जस्सो उसका मुंह बंद करती हुई चीख कर बोली, राण क्यों इतनी जबान चलाती है? मंगू ने सुन लिया तो जान से मार देगा, लेकिन ज्ञानो चुप नहीं हुई और दबी जबान में चौधरी को गालियां देती ही रही। फिर वह भयभीत और मुरझाए हुए चेहरों को देखने लगी जो चौधरी की हर बात पर सिर हिला रहे थे। ज्ञानो ने घृणा से उनकी ओर देखा और सोचने लगी कि इनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि चौधरी को केवल इतना ही कह दे कि वह नाजायज मारपीट कर रहा है। आगे बढ़कर हाथ पकड़ लेना तो दूर की बात है। ज्ञानो की नजरें मजमे में खड़े प्रत्येक व्यक्ति से होती हुई काली तक जा पहुंची। उस समय काली की उसकी ओर पीठ थी। उस उसके पहनावे से उसे संदेह हुआ कि वह बाहर का आदमी है, क्योंकि अगर वह इस मोहल्ले का रहने वाला होता तो बेरी के नीचे अकेला खड़ा होने की बजाय वह भी मजमे में खड़ा होता। यह सोचकर ज्ञानू को बहुत शर्म महसूस हुई कि यदि वह सचमुच बाहर का आदमी हुआ तो यह सोचेगा कि घोड़े वहां के चमार बहुत बेगैरत है, मुंह खोले बिना ही मार खा लेते हैं। मजमे के पास खड़ा मंगू बढ़ चढ़कर बातें करने लगा कि ज्ञानू उसे भी गालियां देने लगी। उसकी माँ जस्सो उसे घर की ओर ढकेलती हुई क्रुद्ध स्वर में बोली, रात घर चल, घर में चिमटे से तेरी जबान खींचती हूँ। मुटियारे बेटी को रात की गाली नहीं देनी चाहिए। बेबे हुक्मा ने जस्सो को समझाया। बेबे क्या करूं, इसकी तो अंदर नहीं रहती, चौधरी को गालियां दे रही है, उसने सुन लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। उत्तर तू भी चुप रह। मुटियार लड़कियों की तो आवाज नहीं निकलनी चाहिए। बेबे ने ज्ञानू को समझाया। बेबे क्या करूं, नाजायज बात देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है, चुप नहीं रह जाता। ज्ञानू ने उत्तर दिया। जस्सो ज्ञानू की भला बुरा कहती हुई उसकी ओर लपकी तो वह अपने घर की ओर दौड़ गई। जीतू की जीतू को उसकी माँ घर से घर ले, जा- ले जीतू को उसकी माँ घर ले गई तो चौधरी अपनी फसल की बर्बादी की रुदात सुनाने लगा। ज्यादातर लोग चौधरी के इर्द गिर्द खड़े थे और उसकी हर बात पर सिर ढूंढ रहे थे। चौधरी ने जब छज्जू शाह को अपनी ओर आते देखा तो वह और भी ऊंचे स्वर में बोलने लगा। उसके निकट आज छज्जू शाह बोला, चौधरी, मैं चमादड़ी के कुएं के पास जा रहा था, वहां नंद सिंह ने बताया कि आपकी दो घुमाओ अगेत्री मकई जानवरों ने उजाड़ दी है। इधर आपकी आवाज सुनी तो आया। यह सुन चौधरी जैसे फूट पड़ा। शाह, दो घुमाओ मकई पर सुहागा फिर गया, पूरा खेत उजड़ गया। इतनी अच्छी फसल थी कि देखते ही आंखों में तरबत आ जाती थी। अब एक डंठल भी नहीं बचा। ओहो, यह तो बहुत बड़ा नुकसान है, अनर्थ है। छज्जू शाह ने खेद प्रकट करते हुए कहा। फिर आसपास खड़े लोगों को समझाता हुआ बोला, मूर्खों, क्यों ऐसी हरकत करते हो? चौधरियों की फसल उजाड़ोगे तो आप कहाँ से खाओगे? फिर उसने बाबे फत्तू को संबोधित करते हुए कहा, बाबा, तू ही इन छोकरों को समझाया कर, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना शराफत नहीं। फिर चौधरी हरनाम सिंह का हाथ पकड़ छज्जू शाह ने मिन्नत करते हुए कहा, चौधरी जी, ये लोग आपके कमीन है, गलती कर बैठते हैं, अब इन्हें माफी दे दो। वह चौधरी को हवेली की ओर ले जाने लगा तो उसकी नजर बेरी के नीचे खड़े काली पर जा पड़ी और साथ ही उसकी चाची के हाथ में 10 रुपए का नया नोट उसकी आंखों के सामने घूम गया। चौधरी का हाथ छोड़ उसने काली की ओर बढ़ते हुए इसने गुस्से में पूछा, बाबू कालीदास, सुनाओ कब लौटे? सवेरे तेरी चाची शक्कर लेने आई तो उसने बताया कि तुम वापस आ गए हो। छज्जू शाह को बंदगी करते हुए काली ने उत्तर दिया, तड़के की गाड़ी से आया हूँ। फिर वह रुक कर कहने लगा, रहना कहाँ था शाहजी, वैसे ही इधर उधर भटकता रहा। आप सुनाओ, घर में सब सुख साध है? यह सब ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक ठाक है। छुट्टी आए हो या यहीं रहोगे? कुछ नहीं कह सकता, गांव का जो हाल आज देखा है उससे तो जी चाहता है कि रात की गाड़ी से वापस चला जाऊं। काली ने चौधरी की ओर देखते हुए कहा। यह सुन छज्जो शाह मुस्कुरा दिया और उसके तगड़े लंबे शरीर को निहारता हुआ बोला, दुकान पर आना, देश परदेश की बातें सुनाना, तुम तो दुनिया देख कर आए हो, हम तो कोलू के बैल की तरह इसी गांव में घूमते रहते हैं। बहुत जोर मारा तो साल शशमाही के बाद जालंधर या होशियारपुर का चक्कर लगाए। मैं तो आपके दर्शनों के लिए आने वाला ही था, कह काली छज्जो शाह के साथ चल पड़ा चौधरी के पास। काली ने उसे बंदगी की। चौधरी ने बंदगी का जवाब देते हुए बहुत खुश्क लहजे में पूछा, कब आए हो? तड़के की गाड़ी से आया हूँ। काली पर एक नज़र और डाल चौधरी बुदबुदाया। जाने से पहले चौधरी ने वहां खड़े लोगों को धमकाते हुए कहा, अगर फिर किसी ने फसल का इस तरह नुकसान किया तो सारी चमादड़ी को जमीन पर उल्टा बिछाकर पिटवाऊंगा। काली को यूं महसूस हुआ जैसे यह धमकी उसे दी गई है। उसने चौधरी की ओर घूर कर देखा। चौधरी को उसका इस तरह देखना बहुत बुरा लगा और वह उसी लहजे में बोला, चमार सिर पर चढ़ते जा रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है, इन्हें सीधा करना ही पड़ेगा। चौधरी जी, सारे जमाने की ही हवा बदल गई है, छज्जू शाह ने कहा और वे दोनों कुएं की ओर बढ़ गए। उनके जाते ही लोगों की गूंगी जबानी फिर बोलने लगी। कोई जीतू को दोष दे रहा था तो कोई चौधरी की ज्यादती का दबी जबान में रोना रो रहा था। काली छाती पर बाजुओं की कड़ियां बनाते हुए जब मंगू के घर के सामने पहुंचा तो अंदर से जस्सो के गालियां देने की आवाज आ रही थी और उत्तर में एक और आवाज गूंज रही थी कि वह चौधरी की दाढ़ी में जलती लकड़ी लगा देगी।